Sixth point is a magnificent and rich heritage of India. जो अपना हेरिटेज है यानी वारसागत जो अपना इंडिया का है वो बहुत ही मैग्निफिसेंट है. एंशिएंट आर्कोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंगम and his assistant excavated many sites of the ancient civilization in the Indus Valley. जो अपना आर्कोलॉजिकल सर्वे जो है, जो पुरातत्व विभाग जो है, जो हिस्टोरिकल जो भी पहले जो लोग हुआ करते थे उसके बारे में जो जानकारी किया करते, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे जो उन्होंने जो एंशिएंट जो लोग अपने उनके बारे में वो डिस्कवरी करने खोज करते रहते हैं. ओके, आर्कोलॉजिकल सर्वे हमेशा ने जो अपने ऐतिहासिक जो भी स्पॉट्स होते हैं उसके बारे में वो स्टडी करते रहते हैं. तो इसके दौरान उन्होंने इंडस वैली पे यहाँ पे उन्होंने अपना एंशिएंट सिविलाइजेशन यहाँ पे साइट में उन्होंने स्टडी किया. दे डिस्कवर्ड मेनी आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द डिप्टिंग ऑफ द हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज़ आर्कोलॉजिस्ट. यानी यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया. और यहाँ पे जो इंडियन आर्कोलॉजिस्ट है जैसे कि राय बहादुर दयाराम साहनी, और दूसरा है माधो स्वरूप वत्स, और दूसरा है एंड इट इज़ राखल दास बैनर्जी. इट इज़ कंटिन्यूड दिस एग्जीक्यूटिव टू द अनअर्थ द रिमेन ऑफ हिज मैजेस्टिक सिविलाइजेशन. इसके बाद जो इंडिया के जो डिस्कवर्स है, जो आर्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी इसके आगे का जो इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने भी स्टडी किया. द स्कॉलर फॉर द वेस्ट इन कोलाब्रेशन विद द इंडियन स्कॉलर्स ट्राई टू द फाइंड ए लॉट ऑफ अबाउट द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज. और उन्होंने इस साइट्स के द्वारा उन्होंने इंडियन के हेरिटेज और कल्चर यानी इंडिया के जो ऐतिहासिक स्थल और उसके अलावा कल्चर अपना जो संस्कार है या संस्कृति है इसके बारे में उन्होंने डिस्कवर किया और उनके कलेक्शन किया. उनके बारे में इसके बारे में उन्होंने स्टडी किया. एंशिएंट इंडियन बुक्स ऑन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, dispensary and spirituality were translated into English and become the known to the people of India and the world. जो अपने एंशिएंट लोग थे, जो अपने पूर्वज, जो भी हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखा गया मेडिकल के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में, और डिप्लोमा से बहुत अलग अलग डिप्लोमेसी यानी जो अलग अलग तरीके से और बहुत ही अद्वितीय इस तरह से बुक्स उन्होंने लिखा. और उसका ट्रांसलेशन उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया. और इस तरह से उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के कारण क्या हो गया, वो बुक्स जो है पूरा वर्ल्ड में वो बुक्स का नॉलेज जो लोगों तक पहुंच पाया, यानी लोगों तक पहुंचा इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के कारण. क्योंकि अभी आगे देखा कि जो वर्ल्ड में है ज़्यादातर क्या होता है, इंग्लिश का यूज होता है. A details about the research on the literacy and cultural heritage of India is fostered the feeling of pride and nationalism. इस तरह से जो हमारा जो इंडिया का जो गौरव है वो कितना आगे हमने आगे का भी जो हमारे जो एंशिएंट लोग हैं वो आगे का भी उन्होंने सोच के रखा नहीं उसके अंदर था. और इस तरह से हमारा जो हेरिटेज है वो बहुत ही प्राइड है, यानी बहुत ही प्रतिभाशाली और अद्वितीय इस तरह से हमारा देश है. और इस तरह से इस बुक्स के द्वारा पूरा वर्ल्ड को मालूम पड़ा. और इस तरह जो हमारे बुक्स के जो वेस्टर्न स्कॉलर्स सच एज इसी तरह से वेस्टर्न स्कॉलर्स सच एज मैक्स मूलर, विल्सन, फर्ग्यूसन, फ्रेडरिच स्केलिंग और फ्रेंच बुक, इस तरह से अदर इंडियन के भी स्कॉलर्स हो गए जो बहुत होशियार, जैसे कि लाइक राजेंद्र दलाल,
मित्रा, रामकृष्ण जी गोपाल जी भंडारकर, हरिप्रसाद शास्त्री, इस तरह से इन्होंने ये लोग भी जो अपना हमारा जो वेदाज है इसके बारे में जो आर्टिकल्स लिखा गए, दे रोट वेरियस आर्टिकल्स एंड देयर राइटिंग मेड ऑफ द पीपल ऑफ द रियलाइज द सिग्निफाइंस ऑफ द वेदाज। और इसके द्वारा उनके आर्टिकल के द्वारा लोगों तक अपना वेदा के बारे में नॉलेज जो है वो सही मायने में पहुँचाने का काम किया। इसके अलावा द उपनिषद एंड रामायण, महाभारता, भगवद गीता एंड समृद्ध पुराण, इसके बारे में भी उन्होंने आर्टिकल्स लिखा। हमारा जो कल्चर यानी इसके अलावा हमारे इस तरह बहुत यानी जो महान बुक्स जो है इसके बारे में भी लोगों तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया आर्टिकल्स के द्वारा। नेक्स्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिश्ड कैसा हो गया यानी उसकी स्थापना। ओके, टू अबाउ द studied above the factor and other original and organizations had the contributed towards the established of the Indian National Congress। इस तरह से आगे हमने देखा कि इंडियन लोग किस तरह से उन्होंने इंडियन कांग्रेस का उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया है। यहाँ पे कई कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बारे में दिया, कहाँ कहाँ पे है। ओके, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ये कलकत्ता में है, और बॉम्बे एसोसिएशन ये मुंबई में, पहले उसको बॉम्बे बोला जाता था, और कलकत्ता ने तब बोला जाता था। और दूसरा मद्रास नेशनल सभा ये चेन्नई में यानी चेन्नई मद्रास में, और इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन ये कलकत्ता में, और सार्वजनिक सभा ये पुणे में इस्टेब्लिश किया गया। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके बारे में अगर देखा जाए तो बाय द टाइम ऑफ द सर A.O. Hume it is retired as a British officer, he had the realized that the British Empire was not as sure as it appeared to be। उस टाइम पे जो देश आज़ाद होने से पहले, जैसे कि यहाँ पे सर A.O. ह्यूम ये ब्रिटिश ऑफिसर थे, रिटायर ऑफिसर होते, और उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर जो है इज नॉट ए श्योर एज अपेयर टू बी, एंड ही बिलीव्ड दैट इफ द डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। और उन्होंने देखा कि ने देखा कि ये जो ब्रिटिशर का जो बर्ताव है ये इंडिया के लोगों के अंदर ये यानी डिससेटिस्फैक्शन, उनको नाराज़गी है लोगों के अंदर, जो ब्रिटिश सरकार जो भी गवर्नमेंट चला रहा है वो इंडिया के लोगों के अंदर वो निराशाजनक है। तो इंडिया वॉज नॉट टेकन केयर ऑफ देयर वेयर चांस ऑफ द और उस तरह से उन्होंने देखा कि बहुत सारे चेंजेस उसके चांसेस ऑफ द recurrence of revolts similar to the one is 1857 CE in order to keep the general dissatisfaction at by the through of the established a political organization। इस तरह से उन्होंने इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया है। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इस्टेब्लिश जो किया वो A.O. ह्यूम। इससे वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन इज एग्रीड टू हिज आइडिया एंड सपोर्ट हिम। इस तरह से जो A.O. का जो आइडिया था कि इन लोगों की जो नाराज़गी इसके लिए उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन किया था उसके बारे में जो वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन उन्होंने भी उस आइडिया को उन्होंने एग्रीमेंट दिया और उन्होंने सपोर्ट दिया। विद द इफोर्ट्स ऑफ द एलन ऑक्टिवन ह्यूम इज A.O.M. इज अ नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश्ड। और इस तरह से उन्होंने नेशनल कांग्रेस एक इस्टेब्लिश किया और वो दिसंबर 1885 में उन्होंने नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिशमेंट किया।
The first season of the Indian National Congress was held on 20th December 1885. फर्स्ट नेशनल कांग्रेस कब हुआ? 20th December 1885 एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल ऑफ मुंबई. और ये कहाँ पे हो गया? जो मुंबई में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल, यहाँ पे विद व्योमेश चटर्जी बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी एज द प्रेसिडेंट. और इस नेशनल कांग्रेस का जो मेन प्रेसिडेंट है वो कौन है? व्योमेश चंद्र बैनर्जी. और इसके अंतर्गत 72 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स. और इस कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर 72 रिप्रेजेंटेटिव लोग इसके अंतर्गत शामिल हो गए, लीडर्स. एंड इट इज़ प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस. इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 72 रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग रीजन से आ गए थे. द मेन लीडर्स ऑफ द प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस वेयर दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलंग, दीन शाह वच्छा, एक्सेट्रा. मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ द रिलेटेड टू द नेशन वेयर डिस्कस देन. और इस तरह से जो लीडर्स है, ये लीडर्स इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत उन्होंने इंडिया के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ये जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट जो 20 दिसंबर को था, वो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट जो थे कांग्रेस के, ये व्योमेश चंद्र बैनर्जी. और इस तरह से यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट सीज़न मुंबई 1885, जो फर्स्ट सीज़न अभी आपने देखा कि जो 72 जो लोग थे ये इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और वो 1885 में यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लीडर्स इसके अंतर्गत शामिल हो गए थे. ओके. और इस तरह से हमने देखा कि जो फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस वगैरह इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में, फिर बाद में जो सीज़न हो गया, तो सेकंड सीज़न में जो वो प्लेस था, फर्स्ट तो मुंबई में हुआ था 1885 में, और सेकंड सीज़न में वो कलकत्ता में, और उसका प्रेसिडेंट था दादा भाई नौरोजी. फर्स्ट इसके अंतर्गत जो प्रेसिडेंट कौन था? व्योमचंद्र बैनर्जी. और यहाँ पे सेकंड सीज़न में जो प्रेसिडेंट था वो दादा भाई नौरोजी. और ये जो सीज़न है 1886 में हो गया. और यहाँ पे जो फर्स्ट सीज़न में कितने थे? 72 मेंबर्स थे. अभी इसके अंदर 432 मेंबर्स बन गए. और थर्ड सीज़न जब ये हो गया वो चेन्नई में हो गया, और इसके जो प्रेसिडेंट है ये बदरुद्दीन तैयब जी थे. और वो थर्ड सीज़न कब हो गया? 1887 में. और इसके अंदर जो मेंबर्स है 607. यानी फर्स्ट सीज़न में मेंबर्स 72 थे, सेकंड में 432 मेंबर यानी इसके अंदर बढ़ गए, और इसके बाद 607 इतने मेंबर्स कांग्रेस नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत हो गए. नेक्स्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 to 1905 तक. इनका जो काम है 1885 से उन्होंने स्टैब्लिशमेंट कर दिया. यहाँ पे आपने देखा कि 1885 में, अभी 1885 से 1905 तक इनका काम क्या रहेगा? इन द इनिशियल स्टेजेस इनका किस तरह से काम रहेगा? ओके. द इनिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर द moderate and evident by the constitution. He is included the putting of the demands of more political rights, economic and social growth and development of education. उन्होंने यानी इस दौरान यानी बहुत सारे चेंजेस किया, यानी पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल
ग्रोथ और डेवलपमेंट, एजुकेशन का डेवलपमेंट करना, इसके बारे में उन्होंने काम किया। अमंग अदर डिमांड्स इन सोल्यूशन ऑफ द मोर इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज, reduction of the expenditure of military and other administrative departments, debates of the rifle of farmers, debates of the relief of farmers, revival of the cottage industries, etc. और उन्होंने इस दौरान उन्होंने जो फार्मर्स है उनके अंदर बहुत सारे रिलीफ कर दिया, यानी उनको थोड़ा आसान कर दिया। इसके अलावा जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, जो छोटे छोटे काम करने वाले होते हैं, उनके अंदर भी उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज़, यानी लोगों को छोटे छोटे काम करके रह सकते इस तरह से उसके अंदर उन्होंने डेवलपमेंट कर दिया। और द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ टर्न डाउन these demands. However, these demands are down a strong foundation for the future struggle. और यही इसके वजह से क्या हो गया, ब्रिटिशरों को बहुत ही उसको फ्यूचर में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा ब्रिटिशर को।